प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके पास एक चैप्टर जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पहले ही कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस लेक्चर की मार्फत बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। तो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आपको ढंग से पूरा समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ में आएगा। और लेक्चर के बाद मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस पीडीएफ फाइल को यूज करके बाकी क्वेश्चंस भी लगाएं। तो अभी हम लोग बच्चों बाइनोमियल थ्योरम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके लिए हम आपके साथ अभी स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने अब आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर दी है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपके साथ आईपैड की स्क्रीन भी शेयर कर दी है। तो बच्चों ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 1, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रयास करता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ये पूरा समझाने के लिए। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, अभी एक्सरसाइज 1 का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज योर एक्सरसाइज 1, और इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कशन से पहले सारे बच्चों को जनरल डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक्सपेंशन होता है x प्लस ए की होल पावर n का, वो एक्सपेंशन क्या होता है। सारे बच्चों को पहले ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों x प्लस ए की होल पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर। इस तरह से ये बच्चों ये एक्सपेंशन होता है, जनरल एक्सपेंशन, जो अंत होता है एन सी एन ए की पावर एन पे। जरा इस एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें NC0, NC1, NC2, NCN, इनको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और बच्चों यहाँ पे जब आप ओवरऑल पावर देखेंगे तो वो आपको n नजर आएगी। क्या नजर आएगी? n। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे n-1 और ये +1 करोगे तो n हो जाएगी, n-2 +2 करोगे तो n हो जाएगी। लास्ट में देखो आपको n नजर आएगा। तो जिन बच्चों ने बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है वो ध्यान से देखें कि भैया यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे भी ओवरऑल पावर n है, यहाँ पे भी ओवरऑल पावर n है। और आपको एक खास एक ऑर्डर मिलेगा कि x की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है और a की पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों ये एक जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। लेट से अगर मैंने आपको दे दिया कि भाई x प्लस ए की होल पावर 5 का एक्सपेंशन करना है, तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1, यानी x की पावर क्या हो जाएगी 5 से? 4 हो जाएगी, और a आ जाएगा। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? फिर से 5 हो जाएगा। 5c1 x की पावर बच्चों धीरे धीरे कम हो जाएगी। पहले 5 है, फिर 4 है, अब क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, फिर a की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो आपको ये एक्सपेंशन समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले nc0 आया, फिर nc1 आया, फिर nc2 आया, और बच्चों आया nc3। x की पावर बच्चों 5, 4, 3 अब हो गई 2, और a की पावर पर हो जाएगी 3। उसके बाद बच्चों 5c4 x हो जाएगा पावर 1, और a की पावर हो जाएगी 4। तो बेटा लास्ट वाले टर्म की वैल्यू बताओ। तो लास्ट वाली टर्म की वैल्यू होगी 5c5 x की पावर 5-5, यानी वो तो गायब हो गया और हो गया a की पावर 5। तो बच्चों ये जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि x प्लस ए की होल पावर 5 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी x प्लस ए की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+n, n+1। आपको ध्यान देना होगा, x प्लस ए की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1। तो बच्चों ये बहुत स्पेसिफिक फॉर्म होता है, आप इसको जरूर याद रखिए। बाकी बच्चों आप एनसीआर की डेफिनेशन तो पहले ही से जानते हैं कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल आर। जैसे आपको 5c2 कैलकुलेट करना हो तो बताओ बेटा 5c2 की वैल्यू क्या होती है?
सो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करना है तो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 - 2 का फैक्टोरियल यानी कि 3, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 इंटू 1 मतलब 2। इसको बच्चों जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5c2 की वैल्यू कितनी आती है? 10। 10 आती है। और बच्चों ये भी आपको ध्यान देना होता है कि जो NCR की वैल्यू होती है वो NCn - R के बराबर होती है। दैट मीन्स बच्चों जो 5c2 की वैल्यू होती है वो 5c5 - 2 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स 5c3 की वैल्यू होती है। ठीक है ना? चलिए बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि भैया हमारे पास एक्सपेंशन है किसका? x² + 3a/x होल पावर 50। यदि आप इसके एक्सपेंशन को देखेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताइए बेटा। चलिए, आप नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब सुन नहीं रहे आप ध्यान से। बच्चों अभी हमने बताया था कि x + a की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1 होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे n की जगह कितने हैं? 15 है। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 16 होंगे। अब बच्चों हमको यहाँ पे 16 टर्म्स नहीं लिखने हैं। हमको 16 टर्म्स हम लिख के क्या करेंगे? 16 टर्म लिखें फिर हम पहचाने कि कहाँ पर x की पावर 24 है। तो ऐसे करने में क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी आपने एक्सपेंशन लिखा था उसको हम समेट देते हैं एक समेशन में। यानी कि बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि x + a की होल पावर n को जो आपने एक्सपेंशन लिखा था उस एक्सपेंशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NCR x⁻n - r a⁻r। r यहां पे जाएगा 0 से लेकर के n तक। जैसे r इसमें आप 0 डालोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, चेक कर लेना। अगर बच्चों आप इसमें r0 डालोगे तो पहला टर्म आ जाएगा। R1 डालोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। R3 डालोगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा। तो बच्चों ये जनरल क्या हो गया? ये जनरल एक एक्सपेंशन हो गया। इसमें हम बस ये कह सकते हैं कि भाई समेशन लगा करके आप क्या ले सकते हो? R जा रहा है 0 से लेकर के n तक। तो बच्चों अगर आप पूरा एक्सपेंशन न लिखना चाहो तो पूरा एक्सपेंशन न लिखने की बजाय आपको जो मैंने आपको बताया है ना कि आप इस जनरल एक्सपेंशन को भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों ये जनरल एक्सपेंशन होता है, आप इसको याद रखिए। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा? आपको बच्चों आपको लिखना है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होता है? TR+1 विच इज NCR x⁻n - r a⁻r। ये बच्चों आपका क्या होता है? जनरल टर्म होता है। तो जनरल टर्म क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का? NCR x⁻n - r a⁻r। ठीक है ना बच्चों? ये किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म आप इसको यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो इसमें r की जगह 0 डालोगे तो तुम्हारा पहला टर्म आ जाएगा। r की जगह 0 डालो तो T1 बन जाएगा, यानी कि पहला टर्म। और पहला टर्म तुम्हारा क्या बनेगा जब r की जगह 0 पुट करोगे? बनेगा NC0 x⁻n a⁻0। यानी कि टर्म क्या बना? NC1 NC0 x⁻n बन गया। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा ये एक जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन का टर्म होता है। ठीक है ना? जिसकी वैल्यू होती है TR+1 = NCR x⁻n - r a⁻r। इसमें बच्चों आप r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक डालते चले जाओगे तो सारे टर्म्स आते चले जाते हैं। तो आपको जनरल टर्म सीधा याद रखना पड़ेगा। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का भाई जो जनरल टर्म होता है उसको आप याद कर लीजिए। दिस इज योर जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बच्चों ये जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आप इसमें r की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे 0 से लेकर के n तक तो तुम्हारे पास सारे टर्म्स ये बना करके दे देगा। और सारे टर्म्स तुमको एक साथ लिखने हैं तो उसको समेशन लगा करके लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चों अब हमको क्या करना होगा कि हमारे पास ओरिजिनली क्वेश्चन क्या है हम उसको देख लेते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास एक्सपेंशन है x² + 3a/x होल पावर 15। देखो क्या लिखा हुआ है? x² + 3a/x होल पावर 15। ये बच्चों आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, x² + 3a/x होल पावर 15। और इसमें बच्चों लेना देना है कि x की पावर 24 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो तुम इसके पूरे 16 टर्म ना लिखो,
तुम इसका जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर। तो बच्चों इसमें x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, दिखाई दे रहा, और a की जगह क्या है, 3a/x है। तो क्या बताया जनरल टर्म, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, ये देखो बच्चों हो गया n माइनस आर इंटू ए की पावर r, ये बच्चों हो गया a की पावर r। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों यहां से टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 CR। चलिए बच्चों x की पावर कलेक्ट करो, कितना हुआ, 15 2 जा 30 माइनस 2r। बच्चों यहाँ पे 3a की पावर r है, तो उसको 3 की पावर r इंटू ए की पावर r लिख दो। नीचे बच्चों x की पावर r भी होगा, उसको ऊपर ले आओ तो x की पावर माइनस r हो जाएगा। तो अभी बच्चों हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जनरल टर्म को थोड़ा सही ढंग से लिख रहे हैं। तो जैसे 15 CR, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -2r माइनस आर माइनस 3r हो जाएगा। ये 3 की पावर r, ये a की पावर r। बच्चों हम क्या चाहते हैं कि x की पावर क्या होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। तो x की पावर 24 कब हो सकती है जनरल टर्म में, जब आपको क्या दिखाई दे कि 30 - 3r की वैल्यू क्या हो जाए, 24। आप क्या चाहते हो कि 30 - 3r की वैल्यू क्या हो जाए, 24। तो बच्चों वो कौन सी वैल्यू पर होगी, 2 r तो equals तुमको to 2। सर 30 - 24 इज इक्वल टू 3r। इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 3r। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आई, 2। इसका मतलब जो बच्चों, जब आप इसमें r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो तुम्हारे पास टर्म आएगा t2 + 1। इसका मतलब ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, जिसमें x की पावर क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। और भरोसा ना हो तो लिख के देख लो, 15C2। ये बच्चों जब इसमें r की वैल्यू 2 पुट करोगे ना, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 30 - 6 क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगा। 3 की पावर 2, a की पावर 2। तो बच्चों हमें आंसर क्या निकालना है, उस पर टारगेट करिए। हमें आंसर निकालना है, थर्ड टर्म नहीं निकालना, हमें तो x की पावर 24 का कोफिशिएंट निकालना है। तो बच्चों x की पावर 24 के साथ साथ कौन है, वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी कि कोफिशिएंट क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 कितना होगा, इज 15C2, 3 की पावर 2, a की पावर 2। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 15C2 9a²। क्या लिख सकते हो, 9a²। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 15C2 को बच्चों अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15 - 2, और फैक्टोरियल 2। बच्चों 15 बाहर कर दो, 14 बाहर कर दो, और 13 पे फैक्टोरियल रोक देना, क्योंकि वो नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 15 7 जा बेटा कितना होता है, 105 होता है। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15C2 विच इज 105 इंटू 9 इंटू a²। ये बच्चों आपका फुल फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बच्चों अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने आपके पास एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन आपको सफलतापूर्वक समझाया है। इस पहले क्वेश्चन के मार्फत आप ये जरूर समझ गए होंगे, और यदि भूल गए होंगे तो भी आपको याद आ गया होगा कि भाई जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, उसको समेशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज लिख के भी बताई, और साथ में बताया कि भैया आप ये भी याद कर लो कि जो एनसीआर की वैल्यू होती है वो एनसीआर n - r के बराबर होती है। जैसे बच्चों जो 5C2 होता है वही 5C3 की वैल्यू होती है, दोनों सेम होती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई 5C2 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, इसको याद कर लो। तो बच्चों हमारे पास अभी एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन हुआ। इस एक्सरसाइज 1 के डिस्कशन के बाद अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, वो है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग रुख करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4th टर्म एंड r - 2th टर्म इन द एक्सपेंशन आर इक्वल। तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4th टर्म। तो बच्चों 2r + 4th टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। कौन सा कोफिशिएंट होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, लिख के देख लेते हैं।
तो बच्चों अगर तुमको किसी भी एक्सपेंशन में मान लो 2r+4th टर्म लिखना है तो लिखोगे कैसे? तो तुम कहोगे सर जनरल टर्म आपने बताया था कि वो होता है TR+1 = NCR x⁻n−r a⁻r। तो सर हम यहां पर लिखे कैसे ताकि ये r+1 के फॉर्म में नजर आने लगे? तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, हम 2r+4 को लिख देंगे 2r+3+1, ऐसे लिख देंगे। तो सर हमको ये कैसे नजर आएगा? TR+1 के फॉर्म में नजर आने लगेगा, जहां पे r की वैल्यू कितनी है? 2r+3। अब आपको ये बच्चों कौन से एक्सपेंशन में लिखना है? x+a⁴ में, जहां पे x की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है x और n की वैल्यू है 18। चलो लिख दो बच्चों इस एक्सपेंशन में। कैसे लिखोगे इसका जनरल टर्म? बताइए बताइए भाई। 2r+4th टर्म हम लिखने जा रहे हैं, बताइए। तो किसी भी टर्म को लिखने से पहले हम उसको कैसे सजाते हैं? TR+1 के फॉर्म में लिखते हैं। बताइए भाई। तो मैंने लिख दिया इसको, तो आपको आर क्लियर नजर आ रहा है कि आर की वैल्यू 2r+3 है, एन की वैल्यू तो आपको नजर आ रही है कि भाई इसमें 18 है। बताइए कैसे लिखेंगे? NCR ये बच्चों लिखा, इंटू x⁻n−r। तो बच्चों x की जगह क्या है? 1। अब बच्चों 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा, तो उसकी पावर मत लिखो। इंटू a⁻r, a की जगह क्या है? x, और r की जगह क्या है? 2r+3। r की जगह क्या आ रहा है? 2r+3। तो बच्चों क्या लिखा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r+4th टर्म, तो 2r+4th टर्म का कोफिशिएंट क्या है? वो बच्चों ये है 2r+4th टर्म का कोफिशिएंट, यही तो हुआ। क्यों भाई? फिर क्या आपको कह रहा है बच्चों कि r-2th टर्म का कोफिशिएंट भी लिखना है। तो r-2th को कैसे लिखोगे? r+1 के फॉर्म में ऐसे ही तो लिखोगे। r-3+1 क्या बन जाएगा? r-2 बन जाएगा। तो बच्चों यहां पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है r की जगह? r-3। बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ कि यहां पर इसका जनरल टर्म क्या होगा? वो होगा NCR x⁻n−r a⁻r, यानी कि x⁻r-3। तो बच्चों यहां पे जो r-2th टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है? उसका कोफिशिएंट ये है, ध्यान से देखो बच्चों बच्चों, ये r-2th टर्म का कोफिशिएंट है। अब बच्चों ये दोनों कोफिशिएंट्स आपस में क्या है? इक्वल है, तो इनको आपस में तुम्हें इक्वल करना पड़ेगा। चलो जल्दी इसे इक्वल करो। तो तुम कहोगे सर ये बन जाएगा 18c 2r+3 = 18c r-3। यहां तक सबको समझ में आ गया? जरा बिल्कुल ध्यान दीजिए। और बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको कोई काम करना ही नहीं है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि कभी भी NCx = NCy लिखा होता है तो इसके दो आंसर होते हैं। एक आंसर होता है x = y, और दूसरा आंसर होता है x+y = n। ठीक। अब आप आंसर निकाल के देख लीजिए किससे आपका आंसर निकल रहा है। एक तो बच्चों जब आप करोगे x = y, तो चेक करो यहां से r निकल तो नहीं रहा है। तो तुम कहोगे सर 2r-r होगा r, और ये हो जाएगा -6, तो r नेगेटिव तो सर हो नहीं सकता, तो सर ये आंसर तो नहीं हो सकता। फिर आप लिखोगे 2r+3 + r-3 = 18। तो बच्चों यहां से आ जाएगा 3r = 18। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो गया? 6। तो बच्चों आपसे आर की वैल्यू पूछी गई थी, तो आर की वैल्यू आपने निकाल ली। फाइनली आर की वैल्यू क्या है? 6 है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया भाई कि आर की वैल्यू कितनी निकाली? 6। तो देखो ध्यान से बच्चों, इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो आपने अभी निकाला है उसका आंसर दोनों आपके मैच कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको सफलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इनको भी करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। लिखा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बच्चों ये कह रहा है कि यदि आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो वो वाला टर्म बताइए जो x से इंडिपेंडेंट है। तो तुम कहोगे सर
कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 + x + 2x³ और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 3/2x² -1/3x होल पावर 9। तो अगर अब बच्चों हम आपसे पूछे कि बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने होंगे? So 10. बिल्कुल। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10 होंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो हमको सोच के बताइए कि क्या क्वेश्चन है हम ऐसे के लिखें, पहले हम इसके 10 टर्म लिख दें, फिर हम इससे मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई करके देखें कि कहाँ पर x नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हमें वो टर्म चाहिए जहां पर x ना हो, मतलब x की पावर 0 हो। तो बच्चों अगर हम ऐसे करेंगे कि पहले हम 10 टर्म लिखें, फिर इनसे मल्टीप्लाई करें, टोटल 30 टर्म बन जाएंगे, तो फिर उसमें हम चेक करें, ये तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं और जनरल टर्म को सोचेंगे कि भैया एक बार वो 1 से मल्टीप्लाई करें, उस जनरल टर्म को एक बार x से मल्टीप्लाई करें और उस जनरल टर्म को हम एक बार 2x³ से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो बच्चों इसका जनरल टर्म आप हमको बताइए, आप कैसे लिखेंगे बताइए। TR+1 = NCR। बताइए, x⁻n−r। क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई? जनरल टर्म मैंने लिखना चालू कर दिया। नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे लिख देता हूं, देखो ध्यान से। NCR x⁻n−r इंटू a⁻r। ए क्या है? ये है बच्चों, ये आपका हो गया a⁻r। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 9CR। 3⁻9 - r होगा, 2⁻9 - r हो जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगा? 18 - 2r हो जाएगा। यहां बच्चों -1 भी है तो -1 की पावर r हो जाएगा। नीचे बच्चों 3 की पावर r है और बच्चों नीचे x की पावर r होगा, जो ऊपर आके x की पावर -r हो जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों जब आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दो तो ये हो जाएगा 9CR। 3⁻9 माइनस कितना हो जाएगा? -r 2r। 2⁻9 - r -1 की पावर r। ठीक है, और x की पावर कलेक्ट कर लो तो कितनी आई? 18 - 3r। ये बच्चों, तो बच्चों ये जो है इस एक्सपेंशन का, ध्यान से देखिएगा, ये जो है इस एक्सपेंशन का क्या है? जनरल टर्म है। अब बच्चों जनरल टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? ये बच्चों जनरल टर्म मल्टीप्लाई होगा एक बार 1 से, है ना, फिर एक बार x से और एक बार 2x³ से, क्योंकि इसी जनरल टर्म को मल्टीप्लाई करना है। और हम चाहते हैं कि जब भी मल्टीप्लाई हो तो उसमें x ना आए, है ना। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सर जब आप इस जनरल टर्म को, जब आप सर इस जनरल टर्म को सर किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं बताइए? 1 + x + 2x³ से, इसी से तो मल्टीप्लाई करने वाले। तो बच्चों जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि भैया कि आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें x वाले टर्म नहीं नजर आए। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. ये देखिए, तो बच्चों हमको जल्दी जल्दी बताओ। तो तुम कहोगे सर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको x वाले टर्म नहीं चाहिए तो इस x वाले टर्म को डायरेक्टली आप क्या कर दो? 0 कर दो। पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर आपके पास जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x वाला टर्म नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास केस नंबर 1 में 18 - 3r को आपको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 18 - 3r 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक x वाला टर्म गायब हो जाएगा। लेकिन वो कौन सी r की वैल्यू पर हो रहा? 6 पे हो रहा है। तो यानी पहला टर्म बच्चों जो x से इंडिपेंडेंट होगा वो होगा 9C6। 3⁻9 माइनस कितना हुआ? 6 × 2 = 12, 9 - 12 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या आएगा? देखते चले जाना भाई, होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या आएगा? 9 - 6 -1 की पावर 6। ये बच्चों पहला टर्म आया जो क्या है? x से इंडिपेंडेंट है। चलो बच्चों, अब बच्चों x से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए बच्चों केस नंबर 2, जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो तुम कहोगे सर ये बन जाएगा 9CR 3⁻9 - 2r 2⁻9 - r -1 की पावर r x की पावर 18 - 3r। और बच्चों ये वाला जब x मल्टीप्लाई होगा ना तो उसकी भी पावर क्या आ जाएगी बताओ?
18 माइनस 3r, और ये वाला x मल्टीप्लाई होगा तो पावर एक बढ़ जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी, +1 आ जाएगी। क्यों भाई, ये बात समझ में आई? 18 माइनस 3r, और बच्चों एक x मल्टीप्लाई हुआ ना, ये वाला x, तो ये वाला x जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगी इसकी, एक बढ़ जाएगी, -3r+1। अब क्या चाहते हो उसकी, इसको इंडिपेंडेंट करना है, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करोगे, 18+1 19, 19 माइनस 3r को 0 कर दोगे। लेकिन बच्चों यहाँ से r की वैल्यू 19/3 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों r 0 हो सकता है और 0 से बड़ा एक नेचुरल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो उसका मतलब यहां से कोई भी टर्म x से इंडिपेंडेंट नहीं आएगा। तीसरा वाला बच्चों केस देखिए, तीसरे वाले केस में क्या होगा बताइए भाई। आप 2x³ को उस जनरल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों जब आप 2x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2x³ इंटू 9cr इंटू 3 की पावर 9 - 2r अपॉन 2 की पावर 9 - r -1 की पावर r x की पावर 18 - 3r। तो तुम कहोगे सर ये 2x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो x वाली पावर आप कलेक्ट कर लीजिए, तो क्या आएगी, 18 - 3r, और कौन सी है, +3 इक्वल टू 0। यहां से बच्चों देखो ये भी x है, ये भी x है, बेस सेम था, पावर ऐड कर दी। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 21 - 3r बराबर 0। तो बच्चों r आया क्या, हाँ r 7 आ गया बच्चों। तो बच्चों थर्ड वाले केस से r = 7 पर जो टर्म आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। तो r = 7 पुट कर दीजिए, तो जो टर्म आपका निकल करके आने वाला है वो आएगा 2 × x, तो गायब हो गया, 9c7, 3 की पावर 9 माइनस 2 7 जा 14, 9 माइनस क्या आएगा 7, -1 की पावर 7, ये बच्चों टर्म आ गया। तो बच्चों दो टर्म निकल करके आए हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं भाई। दो टर्म निकल करके आए हैं बच्चों, एक तो बच्चों ये वाला टर्म आया था जो x से क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक बच्चों ये वाला टर्म आया है जो x से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों टर्म्स को आप सम कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वो वाले टर्म आ गए ओवरऑल जो x से इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर होगा, वो फाइनल आंसर क्या होगा उसको मैं लिख देता हूं, विच इज 2 × 9c7, 3 की पावर, बेटा 9 - 14 कितना हुआ, 9 - 5 - 5। -5, और 9 - 7 2, -1 की पावर 7 कितना हुआ, वो तो -1 ही हुआ, ठीक। और बच्चों ये किससे ऐड करोगे, ऊपर वाले टर्म से, विच इज 9c6, 3 की पावर 9 - 12 कितना हुआ, -3, 9 2 की पावर 9 - 6 कितना हुआ 3, और -1 की पावर 6, ये तो बच्चों पहले ही क्या हो गया था, प्लस हो गया था। चलिए, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैंने आपको आंसर निकाल के दे दिया है। ये जो आपका आंसर है फुल एंड फाइनल आंसर है, और इसमें जो टर्म है वो एक से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न मैंने किस तरह से किए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर और भी कई सारे प्रश्न होते हैं, तो उनको करना है तो आप एक और कर देता हूं मैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक 7वां क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको एक्सपेंशन करने का डर खत्म हो जाए। चलिए बच्चों, एक्सपेंशन करने का डर खत्म करना है तो आप जो है एक 7वां क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक लेकर के बाकी क्वेश्चंस भी आपको करवाता हूँ। चलिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन करिए, सीधा सीधा एक्सपेंड करना है। तो तुम कहोगे सर इसके एक्सपेंशन में x की जगह x है लेकिन a की जगह क्या है, 1/x है, तो एक्सपेंशन स्टार्ट करिए, बताइए भाई। nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n - 1 इंटू a, प्लस nc2 x की पावर n - 2 इंटू a स्क्वायर, nc3 x की पावर n - 3, यानी कि 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। 1/x की पावर बच्चों बढ़ाते चले जाना, और 4 और 3 7 यहाँ पे भी हो गया, तो 7 सही है। टोटल नंबर 8 आएंगे, पहले से हम जानते हैं। अब बच्चों उसको आप खुद से करते चले जाइए। 3 2 1 4 5 6, ये बच्चों फाइनली इसका एक्सपेंशन कंप्लीट हो।
तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये एक्सपेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले आप ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको भी और क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है। तो बच्चों पहले इतने क्वेश्चंस करिए ध्यान से।